नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का ये मिक्स क्वेश्चनों वाली जो सीरीज हमने चला रखा है, उस सीरीज का ये चौथी क्लास है ना। यहाँ पर तीसरी लिखा है बट कोई बात नहीं, ये चौथी क्लास है। और इस सीरीज में काफ़ी विद्यार्थी इंटरेस्ट ले रहे हैं और इस सीरीज में काफ़ी विद्यार्थी अपना प्यार भी दे रहे हैं, प्यार भी दिखा रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ये जो हमारी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की मिक्स क्वेश्चनों वाली सीरीज हम चला रहे हैं, इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि आपका यूपीपीएसएल का एग्ज़ाम ना हो जाए, रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम ना हो जाए, तब तक ये सीरीज हमारी यूं ही कंटिन्यू चालू रहेगी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। और आज हो चुका है हमारा 20 अगस्त और सुबह के बज चुके हैं 7:30। तो ये 7:30 बजे वाली क्लास को आप रोज़ाना देखना चाहते हैं, रोज़ाना हमारे साथ मिल करके तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यार ज़रूर भेजिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है कि किसी इंडक्शन मोटर में प्लगिंग के पश्चात मोटर की सर्कन लगभग कितनी हो जाती है। सर्कन का मतलब क्या होता है माय डियर? सर्कन का मतलब होता है स्लिप, है ना। इसका मतलब क्या होता है? स्लिप। अब देखिए, क्वेश्चन जो है ये बाई लैंग्वेज है। जिस भाई को हिंदी समझ में आती है वो हिंदी देखें, जिन्हें इंग्लिश समझ में आती है वो अपना इंग्लिश समझें, है ना। तो किसी इंडक्शन मोटर में प्लगिंग के पश्चात मोटर की स्लिप लगभग कितनी हो जाती है? तो ये लगभग देखिए कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है ना। कैसे देखना, जब किसी इंडक्शन मोटर में हम उसके डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि किसी दो फेज को आपस में चेंज कर देते हैं, जैसे कि आर, वाई और बी, है ना। ये है आर फेज, वाई फेज, बी फेज। इन दोनों को हम आपस में चेंज करेंगे, या फिर आर को उठा के यहाँ कर देंगे या फिर वाई को उठा के यहाँ कर देंगे, लेकिन केवल दो फेज को ही आपस में चेंज करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारी स्टेटर में उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स होती है ना, ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। ये क्या करती है? अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। और हम ये कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं प्लगिंग, है ना। और प्लगिंग करने के जस्ट बाद क्या होता है कि जो रोटर होता है और रोटर में उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के उल्टी दिशा में घूमने लगता है। यानी कि रोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड के उल्टी दिशा में घूमने लगता है, सिंक्रोनस डायरेक्शन के उल्टी दिशा में घूमने लगता है। और जैसे वो उल्टी दिशा में घूमता है कि सिंक्रोनस डायरेक्शन के उल्टी दिशा में सिंक्रोनस स्पीड के दोगुने स्पीड पर घूमती है। यानी कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर का 1500 आरपीएम पर घूम रही है तो रोटर उसके विपरीत दिशा में 3000 आरपीएम पर घूमेगी, जिससे स्लिप क्या हो जाती है, हमारी निगेटिव में चली जाती है और डबल हो जाती है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर डबल, इसका आंसर होगा 2। और जब देखिए वो अपने निगेटिव स्लिप में जा करके वो भी सिंक्रोनस स्पीड का दोगुना स्पीड से वो घूमेगी, तो ऐसे में क्या होगा कि उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये क्या होगा, बहुत अधिक उत्पन्न होगा। और इस वोल्ट को, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक वोल्ट है, ये क्या है, एक वोल्ट है। और इस वोल्ट को सहन करने के लिए, इस वोल्ट को क्या करने के लिए, सहन करने के लिए वाइंडिंग आपकी मोटर की ऐसी होनी चाहिए कि इस वोल्टेज को सहन कर सके, है ना। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। दोस्तों, हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्वेश्चनों के माध्यम से हम थ्योरी भी कंप्लीट कर लें, है ना, क्योंकि थ्योरी अलग से पढ़ने के लिए आपको अलग से वक्त निकालना पड़ेगा, अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। आपके पास सिलेबस पहले से ही उतना बड़ा है तो फिर थ्योरी आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए क्वेश्चनों का हाथ पकड़ते हैं और थ्योरी को कंप्लीट कर ही लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सिलिकॉन के लिए ऊर्जा स्तर चालन बैंड से मात्र कितने वोल्ट पर नीचे होता है ना। अब देखना, मैं इतना आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि सिलिकॉन के लिए ऊर्जा स्तर चालन बैंड से मात्र कितने वोल्ट पर नीचे होता है ना। अब देखिए, चाहे कोई आपका कंडक्टर हो या फिर हो सेमी कंडक्टर, उसमें कितने लेयर होते हैं, उसमें 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होंगे? 3 लेयर होंगे, है ना। ये पहली लेयर है इसकी, ये कौन सी लेयर है, ये पहली लेयर है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं चालन बंद,
इसको हम क्या कहेंगे, चालन बंद। और नीचे वाली एक लेयर होती है, ये भी एक लेयर है ना। अभी ये भी बताऊंगा इलेक्ट्रॉन इसमें से कैसे फ्लो होते हैं। ये भी क्या है, एक बंद है और इसको कहते हैं संयोजी बंध। इसको हम क्या कहेंगे, संयोजी बंध। और बीच में ये जो है इसको हम कहते हैं ऊर्जा स्तर। इसको क्या कही जाती है, ऊर्जा स्तर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ऊर्जा स्तर होती है वो चालन बैंड से मात्र कितने वोल्ट पर नीचे होती है। ये हमारी क्या है, चालन बैंड है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो कहां पर होंगे, वो चालन बैंड के कुछ नीचे होंगे, है ना। कितने वोल्टेज पर होंगे, कुछ नीचे का मतलब कितने वोल्टेज पर होंगे, वो होंगे आपके 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। किस केस में होंगे, वो होंगे आपके जब सिलिकॉन से बना आपका सेमीकंडक्टर होगा, है ना। तो आंसर किधर जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट होगा 0.05। लेकिन यही अगर जर्मेनियम की बनी होती है, किसकी बनी होती, जर्मेनियम की, तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता। यानी कि हम इसको यूं कह सकते हैं कि कमरे के तापमान, इसे देखिए कहने का मेरा मतलब कि चालन बंध के जस्ट पास में ही होती है आपकी ये ऊर्जा स्तर, है ना। इसीलिए कमरे के तापमान में ही ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाती है, उत्सर्जित होकर के इस चालन बैंड में चली जाती है और चालन बैंड से आराम से ये करंट का प्रवाह करा लेती है ना। तो ये इसका पूरा फिनोमिना है। अब समझिए इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, 0.05 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया और आपको समझ भी आ गया होगा, है ना। समझ आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, रिएक्शन आप जरूर दीजिएगा कमेंट में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी ड्राइव है जिसे पावर सप्लाई से हार्मोनिक्स हटाने पड़ते हैं, है ना। अब देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा एसी ड्राइव की डीसी ड्राइव, एसी डीसी दोनों या इसमें से कोई नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एसी ड्राइव इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए जो आपकी एसी ड्राइव होती है ना, ये जो आपकी एसी ड्राइव है ये काम क्या करती है, ये दो काम है इसका। जो आपका इंडक्शन मोटर होती है, कौन सी मोटर, इंडक्शन मोटर। इस मोटर का जो स्पीड होती है, स्पीड कंट्रोल या फिर जो आपकी मोटर होती है इसका डायरेक्शन, इसका क्या डायरेक्शन यानी कि गति, इसका क्या गति है ना, सॉरी दिशा है ना, ये क्या है इसकी दिशा, ये दोनों को कंट्रोल कर सकती है। एसी ड्राइव क्या कर सकती है, इंडक्शन मोटर के स्पीड को भी कंट्रोल और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है, इतना ये सक्षम होती है ना। और हम इससे जो आउटपुट प्राप्त करते हैं, इससे जो हम आउटपुट पावर प्राप्त करते हैं, इस पावर में क्या होती है, इस पावर में रिपल्स होती हैं। क्या होंगी इस पर, रिपल्स होंगी, क्या होंगी इस पर, रिपल्स होती है ना। और इन रिपल्स को, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पर, हार्मोनिक्स, इस रिपल्स को हमें हटाना है, हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इस रिपल्स को हटाने के लिए हम एक फिल्टर सर्किट लगाते हैं। क्या लगा देते हैं दोस्तों, फिल्टर सर्किट लगा देते हैं। इसीलिए एसी ड्राइव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एसी ड्राइव हमें आउटपुट में क्या देगा, पावर, जिसपे रिपल्स होगी, उस रिपल्स को हम एक फिल्टर सर्किट के माध्यम से रिमूव कर लेते हैं, आसानी से हटा लेते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ड्राइव इन विच हार्मोनिक्स हैव टू बी रिमूव फ्रॉम ए पावर सप्लाई। पावर सप्लाई से हम क्या रिमूव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आपका हार्मोनिक्स को रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि ये हार्मोनिक्स क्या करेंगे, आपके मोटर को ना खराब कर देंगे। आपकी मोटर में बेवजह हीट तो नहीं जनरेट करते, लेकिन बेवजह ये आवाज़ जनरेट करते हैं, है ना। लेकिन मोटर ऐसा होना चाहिए जो इकोनॉमिकली हो, ठीक है ना। टाइमर आईसी 555 के रूप में कार्य कर सकती है। टाइमर आईसी, ये क्या है, आईसी, और ये इसका नंबर दिया गया है 555, है ना। आपने अलग अलग तरीके से अलग अलग नंबर का आईसी देख रखा होगा। यदि किसी आप इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर अभी काम कर रहे होंगे या फिर आप मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग करते होंगे, तो आपको आईसी वगैरह के बारे में जानकारी बहुत ही अच्छे से होगी, है ना। तो ये है टाइमर आईसी और इसका नंबर है 555। ये देखना आप, ये आप देखिए, ये 3 स्टेज पर काम करती है ना। कौन सा, अनस्टेबल, मोनो स्टेबल, बाई स्टेबल, है ना। ये तीनों स्टेज पर काम करेगी। कौन कौन सा, मोनो, अन और बाई स्टेबल, है ना, तीनों स्टेबल पर। ये क्या है, इसका एक पोजीशन है काम करने का, इसका एक क्या है, स्थिति है ना।
स्थिर वैद्युत का उत्पादन किया जा सकता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और स्थिर वैद्युत जो है ना, इसका यूज भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर हम करते हैं, है ना। इसका यूज कहां पर करते हैं? पत्थर को पत्थर से रगड़ने पे होता है या पत्थर को चमड़े पर रगड़ने से, है ना। तो आगे हमें जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एम्बर को चमड़े पर रगड़ने से ऐसा होता है। देखिए, एम्बर को जब चमड़े पर रगड़ते हैं ना, तो जो आपकी एम्बर होती है, इस एम्बर पर निगेटिव आवेश उत्पन्न होगी और जो आपका चमड़ा होगा, लेदर, इस लेदर में पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये जो आवेश उत्पन्न हो रही है ना, ये कैसी आवेश उत्पन्न होगी? ये आपकी स्थिर चार्ज उत्पन्न होती है ना। कैसी? स्थिर चार्ज उत्पन्न होती है, जिसका काम कहाँ तक सीमित है? लेबोरेटरी में। कहाँ पर? लेबोरेटरी में, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रयोगशाला। जिसे क्या कहते हैं? प्रयोगशाला। केवल और केवल ये चार्ज कहाँ तक सीमित है? यदि आप चाहते हैं ना कि मैं 10 वाट का बल्ब जला लूँ एलईडी का, तो इम्पॉसिबल है, आप नहीं जला सकते। यदि आप सोचते हैं ना कि मैं डीजे बजाकर फ्लोर में फ्लोर तोड़ सकूं, तो यह भी इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते ना यार। क्योंकि ये एक लेबोरेटरी में काम आता है। ये सिर्फ ये साबित करता है कि हाँ भाई, इस दुनिया में चार्ज नाम का कोई चीज़ है ना। बस यही इसका काम है। ना ही हम इससे कोई बल्ब जला सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं काम नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ एक क्या है? देखने के लिए, है ना, दिखावा है। बस ये इलेक्ट्रिसिटी को सही साबित कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। ना ही आपको कोई नुकसान पहुंचा सकती है, ना ही कोई आपको झटका दे सकती है, कुछ भी नहीं दे सकती। ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मुख्य विशेषता बताइए। इसकी विशेषता क्या होती है ना। इसकी रेटिंग 200 केवीए से अधिक होती है। गलत। 200 केवीए से अधिक नहीं होती। 200 केवीए से अधिक नहीं होती। 200 केवीए तक यदि है इसकी रेटिंग, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कैटेगरी में आएगी। लेकिन जैसे ही रेटिंग इसकी बढ़ेगी, ये पावर ट्रांसफार्मर बन जाएगा, है ना। तो ये इसकी मुख्य विशेषता नहीं होगी। वोल्टेज रेगुलेशन तो अच्छा होना चाहिए यार, हर किसी का वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होना चाहिए। आप यही ना चाहते हैं कि यदि हम खाना खाते हैं, जैसे कि हम रोटी खाए, हमने कितनी रोटी खाया? 2 रोटी। 2 रोटी खाने से हमें मान लीजिए कि 2 कैलोरी, कितना? 2 कैलोरी का हमें एनर्जी मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हम जो काम करें ना, तो ये 2 कैलोरी एनर्जी पूरा लग जाए हमारे काम में यूज में आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। हम सांस ले रहे हैं, हमारा हाथ पैर चल रहा है ना, हम दिमाग चला रहे हैं। इन सब को चलाने के लिए एनर्जी लगती है। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आपने जो खाया 2 रोटी, उसी में से एनर्जी मिलेगी। यूँ समझिए कि 1 कैलोरी एनर्जी कहाँ चली गई, है ना। हृदय को धड़कने में, सांस लेने में, हाथ पैर चलाने में, या इधर उधर चलने में, सोचने में, समझने में, इन सब में एनर्जी लगती है। तो 1 कैलोरी एनर्जी यहाँ पर वेस्ट होगी। बची एक कैलोरी एनर्जी। तो 1 कैलोरी एनर्जी से ही आप आउटपुट निकाल सकते हैं, है ना। तो वही बात यहाँ पर भी है कि वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होना चाहिए, है ना। नो लोड और फुल लोड के अंतर को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन। लीकेज रिएक्टेंस कम से कम होना चाहिए, है ना। और इसलिए आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों करेक्ट आंसर है ना। दोनों क्या है? करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और यदि आप चाहते हैं ना कि इस पूरे क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिल जाए, ई नोट्स मिल जाए, तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक कहाँ पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, है ना। या फिर मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन करूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। और आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आप एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। आपके लिए पीडीएफ बहुत ज़रूरी है। रिविजन के समय ना ये काम बहुत आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी सिस्टम में आने वाले फॉल्ट में सुधार की विधि क्या कहलाती है? ये देखिए, फॉल्ट रेक्टिफिकेशन इसको कहते हैं, है ना। और फॉल्ट रेक्टिफिकेशन क्या करता है? कोई भी यदि मोटर है आपकी, है ना, कोई भी मोटर है, उस मोटर की क्या करती है? दक्षता को बढ़ाती है ना। उसके दक्षता को बढ़ाएगी, उसके एक्यूरेसी को बढ़ाएगी, काम करने का टाइमिंग बढ़ जाएगा, लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। बहुत सारे बेनिफिट हैं यदि आप फॉल्ट को रेक्टिफाई कर देते हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है ना कि फॉल्ट रेक्टिफिकेशन करना हमें क्यों पड़ता है? देखिए,
कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि मशीन आपकी सही होती है लेकिन गलती हमसे हो जाती है, टेक्नीशियन गलती कर देता है, जिसको क्या नाम देते हैं हम, ह्यूमन एरर, है ना। ह्यूमन एरर के वजह से हमारी मशीन कभी खराब हो जाती है। तो खराब हो जाती है तो ठीक हमें करना है, रेक्टिफाई हमें करना है ना। तो फॉल्ट को रेक्टिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मशीन हम चाहते हैं ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मशीनें महंगी आती हैं। यदि आप ट्रांसफार्मर लेंगे, मोटर लेंगे, जनरेटर लेंगे, अल्टरनेटर लेंगे, कुछ भी आप लीजिए, आप कुछ भी लीजिए, आपको बहुत चीज़ें महंगी पड़ती हैं। इसलिए हम इसको बार बार रिपेयर करके यूज करते रहते हैं, है ना। कभी आपने ऐसा देखा, मोटर एक बार जल गई, उठा के कूड़े में फेंक दो, ऐसा नहीं होता है ना। उसको हम रिपेयर करते हैं और दोबारा उसको रीयूज करते हैं, है ना। यह है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर प्राप्त करने के लिए सामान्यतः एक जैसे 3 सेक्शन प्रयोग किए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक सेक्शन सिग्नल को कितने डिग्री पर शिफ्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक का पहला क्वेश्चन आया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का, है ना। शिद्दत से सुनिए, आंसर होगा हमारा 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। यदि आप 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 180 डिग्री, 180 अंश। ये 180 अंश कहाँ से मिलेगा? 3 सेक्शन है, एक सेक्शन से हमें 60 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल रहा है आउटपुट में, तो 3 सेक्शन यूज कर रहे हैं, तो कितने मिलेंगे हमें? 180 मिलेंगे, है ना। कितना होगा हमारा इलेक्ट्रिकल डिग्री? 180। अब देखना, ये जो आपकी आरसी फेज शिफ्ट है, हमने एल और सी के जगह पे हमने क्या शिफ्ट कर दिया? अब आर और सी शिफ्ट कर दिया, और जिससे हमें क्या मिलता है? आउटपुट में हमें एक साइन वेव वाली आउटपुट मिलती है। हमें कैसी वेव मिलेगी? आउटपुट में साइन वेव वाली आउटपुट मिलेगी, है ना। ऑसिलेटर का काम क्या होता है दोस्तों? ऑसिलेटर क्या करता है? वाइब्रेशन जनरेट करता है ना, फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। मैं आपको सच बताऊं, आप कभी मोबाइल का कैमरा ऑन करना और जो आपके घर में एलईडी बल्ब लगी होगी ना, उस एलईडी बल्ब को जूम करके बिल्कुल देखिए आप। जब ध्यान से आप देखेंगे तो वो कैसे, वो जलेगी बुझेगी, जलेगी बुझेगी, इस प्रकार से जल रही है। वो क्यों जल रही है, बुझ रही है? क्योंकि उसमें वाइब्रेशन है। उस वाइब्रेशन को हम क्या पढ़ते हैं अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में, अपने इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग में, उसको हम फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी और कुछ नहीं, बस एक वाइब्रेशन है और कुछ नहीं है ना। आपका दिल वाइब्रेट कर रहा है ना, वो भी एक फ्रीक्वेंसी है। यदि फ्रीक्वेंसी 0 हो गया, कहने का मतलब कि दिल की धड़कनें हमारी रुक गई, है ना। दिल की धड़कनें नहीं रुकती है जब तक इंसान जिंदा होता है। नेक्स्ट है अर्धचालक की आणविक संरचना। साधारणतः परमाणु के मध्य में एक न्यूक्लियस होता है, ये सभी को पता है, जिसके चारों ओर एक छोटा सा कण घूमती है, ये भी सभी को पता है, और आंसर भी सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन में आवेश कैसा होगा, है ना। इस इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसी होगी? तो इसमें देखिए हमेशा निगेटिव चार्ज होती है। कैसी आवेश इसमें होगी? निगेटिव आवेश इसमें होती है। लेकिन इसमें आवेश कितना होता है? -1.602 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, है ना। कितना चार्ज होगा? माइनस में 1.602 गुणे 10 घात -19 कूलाम इसमें क्या होगा? चार्ज होगा। इसी के साथ में देखिए, यदि आपको पूछ ले कि इसका मास कितना होता है, यानी कि द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो वो होगा आपका 9.11 गुणे 10 की घात -31 kg, है ना। कितना होगा? आप सोचेंगे इतना ग्राम का होता है, इतना किलोग्राम का, तो आप यहाँ पर भी देखिए -31 है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, ना के बराबर। यही जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? ये माइनस से लेकर के प्लस की ओर चलती है ना, यानी कि कैथोड से लेकर के एनोड की ओर जाती है। और विद्युत धारा का जब प्रवाह कराती है, तो विद्युत धारा भैया, ये दोनों आपस में ना बहुत बड़ा दुश्मन है ना। इनका बहुत बड़ा दुश्मनी है, ये कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चल सकते, है ना। अगर ये जाएगा लेफ्ट से राइट, तो वो राइट से लेफ्ट आएगी, है ना। ऐसा होता है इसमें। किसी डायोड के सिरों पर मापी जाने वाली पीआईवी रेटिंग किस मान के बराबर होती है? तो वो ईएसएम द्वितीय कुंडली के अधिकतम मान के बराबर होगी। कहने का मतलब कि कोई आपका डायोड है ना, उस डायोड का जो टर्मिनल है, डायोड का जो सिरा है ना, उस डायोड का जो सिरा है
उस सिरे पर मापा गया जो वोल्टेज हमें मिलेगा और द्वितीयक कुंडली का जो अधिकतम वोल्टेज का मान होगा उस मान के बराबर होती है ना। तो आप ये याद रखिए, ये पीआईवी रेटिंग है जिसका फुल फॉर्म होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। सिलिकॉन अणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? अभी देखना, इसमें तो हो जाएगी आपकी 14, है ना। अब कैसे होगी? यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, यदि हम इसका क्या निकालें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो कितना है इसका नंबर? 14। 14 में क्या होगा? पहले आएगा 2, दूसरे कक्षा में आएगी इलेक्ट्रॉन 8, है ना। टोटल कितने हो गए? 10। बचे कितने? 14 में से बच गया आपका भैया 4। ये 4 क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये 4 क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये विद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे। अब ये जो 4 नंबर है ना, ये साबित कर रहा है कि मैं सेमीकंडक्टर हूं और यहां से भी साबित हो रही है कि सिलिकॉन भी सेमीकंडक्टर है ना। बोलिए, बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। देखिए, यदि लास्ट में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, 5 या फिर 6 हो तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको सेमीकंडक्टर कहेंगे। हम इसको क्या कहेंगे? इसको सेमीकंडक्टर की श्रेणी में रखा गया है। यदि लास्ट में मुक्त इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 आते हैं तो ये प्योर कंडक्टर कही जाएगी। क्या कही जाएगी? प्योर कंडक्टर। यदि 6 से अधिक हो, कितना हो? 6 से अधिक, तब हम इसको क्या कहते हैं? इंसुलेटर, कुचालक। तब हम इसको क्या कहेंगे? कुचालक। और कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं ना, मतलब कि एक साथ हो जाते हैं तो वो एक बंध बना लेते हैं और बंध बना करके वो क्या करते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं, कपल्ड हो जाते हैं और कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कराते, है ना। मुक्त होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है विद्युत धारा प्रवाह कराने के लिए, है ना। ऐसा होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि फ्री माइंड में जब होते हैं तो आसानी से हमें क्या करना है, हम अपना शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। फ्री माइंड में हम सोच सकते हैं कि हमें मतलब कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। जब आपके दिमाग में टेंशन होता है ना तो आप ना ही क्लास देख पाते होंगे, ना ही पढ़ पाते होंगे, कुछ नहीं कर पाते होंगे ना। तो बस वही बात है, विद्युत धारा का प्रवाह कराने के लिए इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए? फ्री माइंड का होना चाहिए, है ना, मुक्त होना चाहिए। किसी धात्विक चादर पर बड़े आकार का चाप खींचना है, आप किस टूल्स का यूज करेंगे? उस टूल्स का नाम है आपका ट्रेमल। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेमल। चलिए इसका नामकरण करते हैं। ट्रेमल ये है आपका, इसको हम कहते हैं ट्रेमल, TRAMMEL, है ना। ट्रेमल बीम, ट्रेमल बीम ये है ना। और इसको हम कहते हैं पॉइंटर, इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंटर। और ये है हमारी फाइन एडजस्टमेंट, ये क्या है? हमारी फाइन एडजस्टमेंट। यानी कि इसमें देखिए एक पेंसिल भी लगी हुई है और ये जो हमारी ट्रेमर है ना, ये क्या करती है? 6 इंच से लेकर के 72 इंच तक का ये चाप खींच सकती है। कितना? 6 इंच से लेकर के 72 इंच तक का चाप खींच सकती है। और इसको हम बीम कंपास भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बीम कंपास भी कहते हैं, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर में दोस्तों ऑप्शन में बीम कंपास भी आ सकता है ना। ट्रेमल तो आया ही है। और ट्रेमल का यूज कहां पर करते हैं? चाप खींचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर किस उद्देश्य हेतु लगाई जाती है? तो इसको हम देखिए लघुपतित होने से लगाते हैं। और ये लकड़ी की बनी होती है, सिंपल सी बात है। और पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट के बीचों बीच लगाते हैं, क्योंकि जब भी बकलिंग फॉल्ट होता है ना तो बकलिंग फॉल्ट क्या करता है? प्लेट को मोड़ देता है और मुड़ करके प्लेटें आपस में शॉर्ट हो जाती हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, है ना, जिससे बैटरी खराब हो जाती है। तो बैटरी को हम खराब होने से बचाते हैं सेपरेटर को लगा करके। और ये हमेशा ना सेकेंडरी सेल में लगाई जाती है, सेकेंडरी सेल में। रिएक्टेंस का व्युत्क्रम क्या होगा? एडमिटेंस। ससेप्टेंस, ससेप्टेंस होगा। क्या होगा? ससेप्टेंस। लेकिन हम एडमिटेंस किसको कहते हैं? एडमिटेंस क्या है? सुनिए, जो आपका करंट होती है ना, जो आपका करंट है या फिर जो आपका वोल्टेज है, करंट और वोल्टेज के परिवर्तन के विरोध को हम क्या कहते हैं? एडमिटेंस कहते हैं, ससेप्टेंस कहते हैं। करंट या वोल्टेज के परिवर्तन के विरोध को हम क्या कहते हैं? ससेप्टेंस कहते हैं। अब देखिए, करंट का विरोध कहाँ होगा? कौन करेगा? करंट का विरोध कौन करता है? करंट का विरोध कहने का मतलब कि करंट में
परिवर्तन का विरोध कौन करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र करता है ना। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी हमें? किसी कॉइल के माध्यम से। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या करता है? किसी वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। और वोल्टेज में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर मिलेगी हमें? वो मिलेगा किसी कैपेसिटर में, है ना। दोबारा सुनना कि मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है कि ये बदलती हुई करंट के परिवर्तन का विरोध करती है ना। और हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी? इसी कॉइल में। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है कि वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का विरोध करना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा हमें? ये मिलेगा कैपेसिटर में, है ना। दोनों चीज़ें आपको समझ में आगे होगी। शक्ति गुणक सुधारक किन किन विधियों द्वारा संभव है? तो ये तीनों विधियों द्वारा संभव। देखिए फेज एडवांसर, कल के क्लास में मैंने फेज एडवांसर को डिटेल में समझाया है, आप जरूर उस क्लास को देखिए और फेज एडवांसर को समझिए। फेज एडवांसर क्या है? फेज एडवांसर देखिए एक्चुअल में इसमें जो कैपेसिटर हम यूज करते हैं ना उसको हम पैरेलल में लगाते हैं और पावर फैक्टर को सुधारते हैं। और फिर ये हमारा तुल्यकालिक कैपेसिटर के प्रयोग द्वारा, स्टैटिक कैपेसिटर के प्रयोग द्वारा, है ना। और ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, है ना। चलिए टोटल हमने दोस्तों देखते ही देखते बस कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में टोटल 15 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख लिया आपने। और हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही शानदार था, बहुत ही उपयोगी है आपके एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को देखिए, अब आपने क्लास तो देख लिया है ना, उतने ही प्यार से वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है ना उसको जरूर दबा लिया करिए, जो नोटिफिकेशन पहुंचाने में ना आपको मदद करती है ना। क्योंकि YouTube का एक एल्गोरिथम ही ऐसा है कि जब तक आप सब्सक्राइब करेंगे, और ये वाला पॉइंट जो आपको दिखा रहा है ना, बेल आइकन इसको कहते हैं, जब तक आप इसको टच नहीं करेंगे या फिर ऑन नहीं करेंगे तब तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगा बिना केवल सब्सक्राइब करने से, है ना। तो आप इसको जरूर कीजिएगा। कंटेंट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम किस डेट को है ना, जरूर कमेंट कीजिएगा। और बाकी कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो देखे इस क्लास को UPPCL के उद्देश्य से, और कौन कौन विद्यार्थी हैं जो बार के एग्जाम के उद्देश्य से देखे, है ना, जरा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और प्यार जरूर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इस क्लास के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से लव यू, दिल से थैंक यू और दिल से धन्यवाद है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।